जियान की ब्लड रिपोर्ट में यह लिखा था कि वो एक साधारण मनुष्य है, लेकिन ये बात सच नहीं थी। जिन ने बताया कि कभी कभी म्यूटेंट्स के जीन्स ब्लड टेस्ट में नहीं पकड़े जाते, पर जियान के पास स्पेशल स्किल्स थे जिससे वो म्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब है कि अब मैं घर जा सकता हूं? जियान ने उत्सुकता से पूछा। इस सवाल के बाद उस कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। क्या आप जानते हैं एक सैडिस्टिक व्यक्ति कौन होता है? एक ऐसा शख्स जिसे दूसरों की पीड़ा में खुशी मिलती हो। चीफ जिन ने एक सैडिस्ट व्यक्ति की तरह बोलना शुरू किया। जल्दी बताओ रितिका, हमारी उम्र वालों की याददाश्त कमजोर और धैर्य कम होता है। जबकि अपने नेचर के विपरीत रितिका ने शांति से पेश आते हुए कहा, यदि हम ऐसे किसी मानव या म्यूटेंट से मिलते हैं जिसकी मेमोरी को मिटाने में हम असमर्थ रहे और जिसे म्यूटेंट के ठिकानों का पता चल गया हो, तो उसके बारे में हमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट देनी पड़ती है। म्यूटेंट्स के बारे में जो जानकारी है वो बाहरी दुनिया में ना फैले, ये सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। इससे पहले रितिका अपनी बात पूरी करती, जियान ने कॉन्फिडेंस के साथ उसकी बात काटते हुए कहा, आप मुझे पहले भी जेल में डाल चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था और ना ही आप मुझे मार सकते हैं, क्योंकि आपकी ही ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कहती है कि मैं एक मनुष्य हूं। मैंने ना ही कभी किसी म्यूटेंट का कुछ बिगाड़ा है और ना ही किसी मनुष्य का। मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। बेहतर है आप मुझे जाने दें। सब कुछ सुनकर भी चीफ जिन के पेट का पानी तक नहीं हिला था और यही बात जियान को परेशान कर रही थी। चीफ जिन ने रितिका को इशारा किया उसकी बात खत्म करने के लिए। कुछ केसेस में दर्दनाक और असामान्य उपायों का सहारा लिया जाता है। चीफ जिन ने नकली हैरानी दिखाते हुए कहा, असामान्य उपाय? आर यू सीरियस? अगर मैं सही सोच रहा हूं तो क्या तुम्हारा मतलब है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को एक छोटे से रूम में 91 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, इस दौरान वो किसी से बातचीत ना कर पाए, यहां तक कि सूरज की रोशनी भी ना देख पाए? यू आर करेक्ट। रितिका ने बिना किसी हाव भाव के बोलना शुरू किया। 91 दिनों के बाद जब वो व्यक्ति बाहर आएगा तो ना किसी से नॉर्मल तरीके से बात कर पाएगा और ना ही कुछ सोच पाएगा। इसके बाद उस व्यक्ति के लिए केवल एक ही जगह है जहां वो अपनी पूरी जिंदगी काट सकता है, और वो जगह है एक मेंटल हॉस्पिटल। चीफ जिन ने फिर बोलना शुरू किया। हाँ, माना कि थोड़ी क्रूर पनिशमेंट है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मुझे याद है हर साल हमें ऐसे 2 व्यक्ति मिलते हैं। उनमें से अब कितने लोग बचे हैं? रितिका ने गहरी सांस ली और कहा, कोई नहीं। जियान आखिरकार समझ गया था कि मामला क्या था। ये बूढ़ा आदमी और जवान लड़की की टीम मिलकर उसे फोर्स कर रहे थे कि वो श्रीकांत के मर्डर का केस सॉल्व करने में उनकी मदद करे। ठीक है, अगर तुम लोग हृदयहीन हो तो आगे जो भी होगा उसका दोष मुझ पर मत डालना। जियान ने मन बना लिया और उसने भी नकली स्माइल के साथ बड़े ही प्यार से मस्का मारते हुए चीफ जिन और रितिका से कहा, अरे अरे, आप नाराज मत हो, ये तो हमारा कर्तव्य ही है। सौभाग्य है कि हम अपने न्यूटन साथी की मदद कर पाए। हम सब एक परिवार जैसे ही तो हैं, है ना? और परिवार में इतना डिस्कशन तो होता ही है। वो जीत गए थे। जियान उनकी मदद करने को राजी हो गया था। उन्होंने आखिरी हथौड़ा मारते हुए कहा, तो फिर तुम इसका सलूशन जल्दी से क्यों नहीं ढूंढ लेते? चीफ जिन ने अंत में एक डरावनी मुस्कुराहट दी। जियान ने हामी भरते हुए सर हिलाया। वास्तव में ये बूढ़ा एक बहुत ही मिलनसार दिखने वाला बाघ था, जिसके हाथी जैसे दांत थे, खाने के अलग और दिखाने के अलग। उनमें सबसे शातिर वही था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो उन सब अजीब लोगों के इस झुंड का लीडर था। सबसे पहली बात, अगर मैं एक अपराधी होता तो मैं उसी क्षण भाग जाता जब मैंने किसी को मार डाला। मेरा सुझाव है कि आप भावना के खाते के रिकॉर्ड की जांच करें। सब लोग जियान की ओर उम्मीद से देख रहे थे। जियान ने कुछ देर सोचा और फिर बेबसी से कहा कि ऐसे मत देखो, मैं अभी सोच रहा हूं।
ओल्ड मैन जिन ने जियान की बात सुनकर सिर हिलाया, साथ ही उसकी उत्सुकता बढ़ गई। जियान, तुमने कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें नौकरी नहीं मिली, लेकिन तुम्हारा तर्क बहुत अच्छा है, कहां से सीखा? इस बूढ़े व्यक्ति को जियान की पहचान पर संदेह था, लेकिन जियान के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। जियान बोला, वो दरअसल जब मैं विश्वविद्यालय में था तब मैं अध्ययन करने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरा पढ़ाई करने में मन नहीं लगता था और पूरे दिन कुछ जासूसी और तर्कपूर्ण उपन्यास पढ़ता रहता था। इसीलिए मुझे स्वाभाविक रूप से कुछ तरकीबें समझ में आई। अंत में वो जिन की चापलूसी करना नहीं भूला, क्योंकि चीफ जिन को अगर विश्वास नहीं हुआ कि वो बहुत आज्ञाकारी है तो उन लोगों को जियान के लिए चीजों को कठिन बनाने का एक और कारण मिल जाएगा। उसी वक्त एक परिचित असिस्टेंट वहां आया। उसने चीफ जिन के कानों में कुछ फुसफुसाते हुए कहा कि एक खबर है, बैंक में जितने भी लोग आए या गए उसकी लिस्ट में भावना का नाम नहीं है। यह सुनते ही चीफ जिन ने सबको ऑर्डर दिया, तुरंत ही भावना के बैंक का स्टेटमेंट चेक करवाओ, उसके सारे ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करो रियल टाइम में, ताकि जैसे ही वो बैंक से पैसे निकाले या डाले हमें तुरंत ही उसकी खबर मिल जाएगी। फिर जियान की तरफ मुड़कर आगे कहा, और हां, तुम भी टेम्पररी इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम का हिस्सा बनोगे। अगर तुमने इस केस को सॉल्व कर दिया तो मैं एक एक्सेप्शनल उदाहरण बनाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दे दूंगा। यह सुनते ही जियान उछल पड़ा, यस सर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं इस मिशन को पूरा करूंगा। ये बोलकर वो तुरंत ही एक्टिव हो गया और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। जियान के लिए अब यह केस पर्सनल हो गया था। उसे अपनी आजादी के साथ साथ अपनी बहन के लिए भी भावना को किसी भी कीमत पर पकड़ना था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो भावना को भागने नहीं दे सकता था। रितिका धीमे से चीफ के पास आकर खड़ी हो गई, फिर बोली, एक्सक्यूज मी चीफ जिन, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल करूं आपसे? उन्होंने कहा, शूट। रितिका ने जिन से संदेह के साथ पूछा, आपको लगता है इसका इन्वेस्टिगेटिंग टीम में रहना हमारे लिए फायदेमंद होगा? चीफ जिन ने आधी मुस्कुराहट देते हुए कहा, इस केस को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास कोई और बेहतर सुझाव है? वो समझ रही थी कि चीफ जिन ने यह फैसला क्यों लिया था, लेकिन उसे जियान पर कॉन्फिडेंस कम था। चीफ ने कहा, इस लड़के के पास स्पेशल स्किल्स हैं, वो तो तुम देख ही चुकी हो। उसकी ये स्किल्स हमारे काम आ सकती है और साथ ही साथ हम इस पर नजर भी रख पाएंगे। रितिका ने ओके सर, थैंक यू कहा और चली गई। जिन वहीं खड़े रहकर दूर से जियान को देखते हुए मन ही मन बोले, डोंट डिसअपॉइंट मी जियान, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ देर बाद जियान बोला, ग्रुप लीडर रितिका, क्या हमारे स्टेशन में किसी प्रकार की टेस्ट रे है? टेस्ट रे रेडिएशन बाहर फेंकती है और ज्यादा देर या मात्रा में एक्सपोज होने पर नेगेटिव असर करती है, जो जानलेवा भी हो सकती है। जियान ने अपना प्लान बताया, आप इंक सिटी के एग्जिट चैनल पर एक चेक पॉइंट बनाएं, ताकि संदिग्ध अगर अभी इंक सिटी के बाहर भी चला जाए तो भी वो इसका फायदा ना उठा सके जब हम उसे पकड़ लें। इस मामले को सुलझाने में सक्षम होने के लिए जियान बेहद चिंतित था। रितिका अनिश्चितता से बोली, हाँ है, लेकिन हमें शायद उसे यूज नहीं करना चाहिए। रितिका ने जैसे ही कहा, चीफ जिन ने उसे तुरंत ही रोक लिया। मैं मृतक के परिवारों को विकिरण यानी रेडिएशन से हुए नुकसान का कंपेंसेशन करूंगा, बिना किसी चिंता के इसका इस्तेमाल करो। रितिका पहले एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर हाँ में सिर हिलाया। आधी रात को सभी लोग इधर उधर भागने लगे। जियान भी नींद में लग रहा था। श्रीकांत के मर्डर केस को स्टडी करते करते उसे एक सुराग हाथ लगा। जितनी जल्दी वो हत्यारे को पकड़ लेगा उतनी जल्दी वो रिहा हो जाएगा। वो बड़बड़ाने लगा, भावना खरगोश के आकार की म्यूटेंट, 25 साल की चेज मॉडलिंग एजेंसी के मॉडल। दस्तावेज में भावना की तब की तस्वीरें भी थी जब वो एक मॉडल हुआ करती थी। उसे देखकर जियान की भौहें तन गई और क्रोध में माथे पर रेखाएं दिखाई देने लगीं। रितिका जियान के चेहरे का हाव भाव देखकर उसके बाजू में आई और उससे पूछा, तो क्या मिला तुम्हें? अजीब, कुछ बहुत अजीब।
ये कहते हुए जियान ने मुंह बिगाड़ा। थोड़ी नर्वस होकर रितिका ने केस फाइल को हाथ में लेकर पूछा, क्या हुआ? इसमें क्या अजीब है? देखो, ये खरगोश की आत्मा वाली, अरे मेरा मतलब है भावना की तस्वीर है। हालांकि इसका फिगर खराब नहीं है। हालांकि पर्सनली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अगर सोचा जाए तो ये समृद्धि जितनी खूबसूरत नहीं है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? रितिका ने पूछा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सुंदर बीबी को छोड़कर कोई कैसे एक एवरेज दिखने वाली लड़की से अफेयर कर सकता है? श्रीकांत ने ये मुहावरा सच कर दिखाया कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। रितिका उसे एकटक देख रही थी। अगर श्रीकांत समृद्धि की खूबसूरती को देख पाया होता तो शायद श्रीकांत ने अफेयर नहीं किया होता। लेकिन पुरुष हमेशा ऐसा नहीं सोचते हैं। वो हमेशा नए को पसंद करते हैं और पुराने से नफरत करते हैं। चाहे वो मुर्गी हो या दाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे रितिका की आवाज में एक गुस्से का संकेत सुनाई दिया तो अपना सिर उठाया और कहा, नहीं, मुझे लगता है शायद कोई प्रॉब्लम रही होगी श्रीकांत और समृद्धि के बीच। जियान ने लैब असिस्टेंट को इंस्ट्रक्ट किया, रुको, स्पीड को 1 गुना तेज करना प्लीज। कुछ सेकंड्स बाद उसने दोबारा कहा, अब 2 गुना तेज करो। लैब असिस्टेंट ने हैरानी से कहा, और तेज? रितिका स्पष्ट रूप से इस विषय को जारी नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए उसने जियान को सीरियस होकर कहा, बस बहुत हो गया, यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? यदि तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो जाओ और अपनी स्पेशलिटी का उपयोग सर्विलेंस कैमरों की जांच के लिए इस्तेमाल करो। सर्विलेंस रूम में मॉनिटर से भरी दीवार ने पहले कई लोगों को चकाचौंध कर दिया था। हालांकि रितिका को ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि चीफ जिन ने बोला था कि उनका नया टीममेट केवल वही कर सकता था जितना उसे बताया गया था। उसने एक कुर्सी खींची और मॉनिटर के सामने बैठ गया। प्लेबैक पर अपनी आंखें घिसी, प्लेबैक पर क्लिक किया और रुके हुए फुटेज को वहीं से देखना शुरू किया। जियान ने एक एक करके हर कैमरे के फुटेज को चेक करना शुरू किया। वो बिना पलक झपकाए नॉन स्टॉप फुटेज को चेक करता रहा। सेकंड मिनट में बदल गई और मिनट घंटों में। ऐसे ही लगभग 2 घंटे बीत गए और जियान फुटेज चेक करता रहा। रितिका ने गगन से कहा कि ये काफी मेहनत कर रहा है। गगन ने व्यंग के साथ कहा, ये तो ठीक है, लेकिन क्या इस सब का कोई फायदा भी होगा? वरना इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इतना कहकर गगन उस रूम से चला गया और जियान अभी भी वहां था, अपना काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ट्रांस में चला गया हो। धीरे धीरे सभी लोग इंतजार कर निराश होकर रूम छोड़ के जाने लगे। यहां तक कि रितिका भी थक कर एक ब्रेक लेने चली गई। फिर भी जियान लगा रहा। 3 घंटे बाद जियान की आंखों की रक्त रेखाओं ने उसकी पूरी आंखों को फिर से ढक दिया। उसने महसूस किया कि वो अब और नहीं होल्ड कर सकता। लैब असिस्टेंट जियान की ऐसी हालत को देखकर घबरा गया और उसने पूछा अगर वो स्पीड को कम या बंद करना चाहता था। जियान उसे मना करते हुए अपने आप को ही मोटिवेट करने लगा। कम ऑन बॉय, यू कैन डू इट। कुछ सेकेंड्स में उसकी आंखें अब जलने लगी। वो लैब असिस्टेंट को मॉनिटर बंद करने के लिए कहने ही वाला था कि अचानक स्क्रीन के निचले दाएं कोने में एक काली छाया चमकती हुई दिखाई दी। यूरेका, मिल गया! जियान ने मॉनिटर में किसे देखा था? क्या जियान को श्रीकांत के खूनी का पता चल गया था? क्या अब चीफ जिन जियान को आजाद कर देंगे? मॉनिटर रूम की वीडियो स्क्रीन पर जियान ने जो देखा, उसे लगा अब केस तो यूं चुटकियों में सुलझ जाएगा। पर जियान को जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था ये। जियान ने लैब असिस्टेंट को वीडियो और एक बार चलाने को कहा तो वो चिढ़कर बोला, कितनी बार देखोगे? जियान को पहले तो उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और वो इस वक्त उसके इलाके में था और उसे किसी तरह यहां से निकलना था। उसने बड़े प्यार से कहा, सर, मैं जानता हूं रोज इस दीवार की 100 स्क्रीन को देखकर आप थक जाते होंगे, पर मेरे लिए इसे देखना बहुत जरूरी है। श्रीकांत यादव जैसे बड़े आदमी के खून का बहुत बड़ा सुराग छिपा हुआ है इसमें और चीफ जिन ने ये काम मुझे सौंपा है। अगर तुम मना करते हो तो। चीफ का नाम सुनते ही लैब असिस्टेंट ने फौरन कहा, हाँ ठीक है, वापस चला देता हूं। लैब असिस्टेंट उस वीडियो को पीछे कर ही रहा था कि जियान ने चीखते हुए कहा, बस बस यही रोको। जियान की आंखें मॉनिटर स्क्रीन पर गड़ी हुई थी
वो जो ढूंढ रहा था उसे मिल गया था। जियान ने खुशी से उछलकर पलटते हुए कहा, रितिका मैम, ये देखो सुराग मिल गया। पर पीछे पलटते ही जियान चौंक गया। वहां कोई नहीं था। जियान को एहसास हुआ कि इस वक्त उसके और लैब असिस्टेंट के अलावा मॉनिटर रूम में कोई नहीं है। जियान की धड़कनें जोर से धड़कने लगी। उसके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। यही मौका था उसके पास इस कैद से हमेशा के लिए बाहर निकलने का। जियान मन ही मन सोच रहा था, अगर लैब असिस्टेंट को बेहोश कर दूं तो आसानी से भाग सकता हूं, पर कैसे? तभी जियान की नजर पास में रखी लोहे की रॉड पर पड़ी, जो कमरे को साफ करने में इस्तेमाल की जाती थी। जियान हौले से उस रॉड की तरफ बढ़ा। उसके माथे पे पसीना आने लगा था, पर दिल में जुनून था अपनी आजादी का। जियान ने हिम्मत करके उस लोहे को उठाया और वो लैब असिस्टेंट की तरफ पलटा ही था कि तभी रूम का दरवाजा खुला। लोहे के दरवाजे की कर्कश आवाज हुई और तभी रितिका कॉफी की चुस्की लेते हुए अंदर आई। जियान के हाथों में लोहे की रॉड देखकर रितिका ने चौंकते हुए पूछा, इससे क्या कर रहे हो जियान? जियान के हाथ पैर कांप रहे थे, फिर भी हिम्मत जुटाते हुए जियान ने हकलाते हुए कहा, वो फ्लोर थोड़ा गंदा था, सोचा साफ कर दूं। रितिका ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारा काम साफ सफाई करना नहीं बल्कि केस को सुलझाना है। तो कुछ मिला? जियान असिस्टेंट को वीडियो चलाने का इशारा करता है और स्क्रीन की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, ये स्क्रीन के बाईं ओर कोने में एक काली परछाई दिख रही है। मतलब वहां कोई और भी था। उसे पता नहीं था कि बाहर भी सीसीटीवी लगा हुआ है। रितिका स्क्रीन के करीब आकर दोबारा वीडियो देखती है और उसके चेहरे की रेखा थोड़ी सिकुड़ जाती है। वो बाजू में पड़ा इंटरकॉम उठाते हुए कहती है, चीफ, आपको कुछ दिखाना है। मॉनिटर स्क्रीन के सामने चीफ जिन, रितिका और गगन खड़े थे और असिस्टेंट वीडियो दिखा रहा था। चीफ उसे देखते हुए कहते हैं, तो तुम्हें लगता है कि वो किसी की परछाई है? जियान बड़े ही आत्मविश्वास से कहता है, हाँ चीफ, ये वही शख्स है जिसने श्रीकांत का खून किया होगा। यही परछाई को ढूंढने में तुमने अपनी पूरी रात बिताई। जियान समझ नहीं पाया कि चीफ ताना मार रहा है या तारीफ कर रहा है। जियान ने बड़े उत्साह से कहा, चीफ, ये किसी औरत की परछाई है और ऊपर उसके उड़ते हुए बाल। गगन फौरन उसकी बात को काटते हुए कहता है, ये परछाई तो किसी उड़ते हुए पंछी की हो सकती है। जियान ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, फिर तो ये परछाई फटे हुए पोस्टर की या सुखाए हुए कपड़े की भी हो सकती है। रितिका को लगने लगा कि ये बहस झगड़े में बदल सकती है, इसीलिए दोनों को रोकते हुए कहा, बस ये वक्त आपस में बहस का नहीं, भावना को पकड़ने का है। चीफ जानता था कि रितिका सही कर रही है। रितिका चीफ की ओर बढ़ते हुए कहती है, सर, मैं जिस मॉडल कंपनी जाती हूँ, भावना उसी मॉडल कंपनी में काम करती थी। चीफ ने सर हिलाते हुए कहा, ओके। और तभी उबासी लेने की आवाज ने चीफ का ध्यान जियान की ओर खींचा। अंगड़ाई में हाथ हिलाते हुए जियान ने बड़े ही आराम से कहा, पूरी रात जागने की वजह से मेरी आंखें जल रही है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इसे लॉकअप में डाल दो। ये सुनते ही जियान की नींद और होश दोनों ही उड़ गए। वो मन ही मन सोचता है, लॉकअप में गया तो भागने का मौका नहीं मिल पाएगा। वो तुरंत ही चीफ से रिक्वेस्ट करने लगता है कि अगर आपको यकीन है कि मैं आपकी तरह म्यूटेंट हूं, तो मुझे ये साबित करने का मौका मिलना चाहिए। चीफ ने गहरी आवाज में पूछा, और ये तुम कैसे साबित करोगे जियान? जियान ने निडरता से कहा, इस केस की पहेली सुलझाकर, और उसके लिए मुझे हर वक्त रितिका मैम के साथ रहना होगा। रितिका चौंक कर उसे देखती है। जियान बात संभालते हुए कहता है, मतलब तहकीकात के वक्त। चीफ हंसता है क्योंकि उसे पता ही था कि जियान ये कहेगा। चीफ पलटकर कमरे से बाहर निकलने जाता है और ठीक दरवाजे पर रुकते हुए कहता है, ठीक है रितिका, इसे सुरक्षित वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रितिका इस बात का मतलब अच्छे से समझती थी। जियान भी मनी मन खुश हो रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि जितनी देर वो बाहर रहेगा
उतना ही ज्यादा वो भागने का मौका ढूंढ पाएगा। जियान ने बड़े ही प्यार से रितिका की तरफ देखते हुए कहा, मैडम चलें। एक आसमान छूने वाले नीली रंगों के कांच से चमकती हुई इमारत को जियान एकटक देखे जा रहा था। अपनी बहन पौलमी को याद करते हुए जियान ने सोचा, अगर मेरी दीदी को भी यहाँ किसी ऑफिस में काम मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तभी एक कड़क आवाज से जियान अपने ख्यालों से बाहर आता है। यह आवाज थी रितिका की, जो जियान को घूरते हुए कहती है, अब बिल्डिंग को बाहर से ही देखते रहोगे या अंदर भी चलोगे। जियान सर हिलाते हुए रितिका के पीछे पीछे चलने लगता है और वो दोनों गोल गोल घूमते हुए गिलास के दरवाजे के अंदर जाते हैं। किसी बड़े स्टेडियम जितना कॉरिडोर देखकर जियान को अपनी फुटबॉल टीम की प्रैक्टिस याद आ जाती है। अगर आज जियान ह्यूमनॉइड एजेंसी के चक्कर में फंसा ना होता तो शायद इस वक्त किसी ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहा होता। रितिका फिर से जियान को टोकते हुए कहती है, अब जल्दी चलो। जियान के लिए यह कॉर्पोरेट दुनिया नई थी। लंबगोल आकार में आसमान तक जाती इमारत और 3-4 असिस्टेंट से घिरे बॉस, रोबोट मशीन से आईने की तरह चकाचक होती लॉबी और हर तरफ ऊपर नीचे जाने के लिए 2 लिफ्ट। अचानक से उसकी नजर पास से गुजर रही एक खूबसूरत 6 फुट लंबी गोरी टांगों वाली चेरी रेड रंग का मिनी स्कर्ट और व्हाइट टॉप पहनी मॉडल पर अटक जाती है। जियान उस मॉडल की खूबसूरती को निहारते हुए सोचता है, जिस मॉडल कंपनी है यह स्वर्ग की अप्सराओं का अड्डा। ऐसी लड़कियों पे श्रीकांत तो क्या, कोई भी मर्द अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इन्हीं मॉडल का सहारा लेकर यहाँ से भागना होगा। अब मैं दोबारा उस कैद खाने में कभी नहीं जाऊंगा। जियान ये सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से जियान के हाथों में कुछ चुभता है। जियान जोर से चीखते हुए अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसमें हथकड़ी लगी हुई थी। रितिका जियान की आंखों में घूरते हुए कहती है, सुरक्षा के लिए है। कहीं इन हसीनाओं के पीछे भागते भागते तुम्हारा सच में हमारी कैद से भागने का मन बन गया तो? जियान ने हंसते हुए कहा, क्यों? छोटे कपड़े वाली लड़कियों को घूर रहा हूं तो जलन हो रही है। रितिका कुछ जवाब देती इससे पहले ही जियान चिल्ला पड़ा, क्या यहाँ कोई भावना सोनी को जानता है? रितिका ने सोचा, जियान भले ही यहाँ वहां नयन मटका रहा है पर इसका दिमाग केस सॉल्व करने में ही लगा है। जियान ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अरे घबराओ मत, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। रितिका जियान का हथकड़ी वाला हाथ जोर से मरोड़ती है और जियान जोर से आह चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? मेरी कलाई टूटकर जमीन पर गिर जाएगी। रितिका गुस्से से झल्लाते हुए कहती है, तुम भी टूटकर गिर जाओगे। अब दोबारा मेरी परमिशन के बिना मुंह भी खोला तो। रितिका जियान को खींचते हुए रिसेप्शन की तरफ ले जाती है और वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट को अपना आईडी कार्ड दिखाती है। रिसेप्शनिस्ट सर हिलाते हुए ग्लास डोर से अंदर की तरफ चली जाती है, पर जियान उस ऑफिस के चारों तरफ देख रहा था। जियान के विचारों के घोड़े दौड़ने लगते हैं कि भावना अगर इतनी बड़ी कंपनी में काम करती थी तो जाहिर है उसकी सैलरी भी अच्छी होगी और उसकी फैमिली में तो कोई था नहीं। फिर श्रीकांत यादव जैसे बड़े आदमी को मारने का जुर्म क्यों किया? ऐसी क्या वजह होगी? जियान सोच ही रहा था कि तभी उस ग्लास डोर से रिसेप्शनिस्ट के साथ एक महंगा बिजनेस सूट पहने औरत आती है, जो रितिका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मिस रितिका, मैं मिस परेरा, आइए मेरे केबिन में बैठकर बातें करते हैं। मिस परेरा के सामने बैठी रितिका ने बिना समय बर्बाद किए अपना सवाल पूछ डाला, मिसेस परेरा, क्या भावना का किसी मर्द के साथ संबंध था? मिसेस परेरा गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाँ देखिए रितिका जी, हम अपनी मॉडल से सिर्फ काम के बारे में ही चर्चा करते हैं। उसकी निजी जिंदगी की बात न कभी पूछते हैं न जानने की कोशिश करते हैं। वी आर प्रोफेशनल। जियान, जो अब तक चुप था, उसने फौरन पूछा, प्रोफेशनल है? इतनी बड़ी मॉडल एजेंसी है आपकी, फिर भावना ने आपकी नौकरी क्यों छोड़ी? कोई तो प्रॉब्लम होगी ना उसे। जियान ने अपने दिमाग से रितिका को प्रभावित किया। मिसेस परेरा भी एक पल के लिए हैरान थी, पर फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर भावना जॉब छोड़कर नहीं जाती तो भी हम उसे निकालने ही वाले थे। पिछले 3 महीने से उसके पास कोई काम नहीं आया था और जो मॉडल 3 महीनों से ज्यादा खाली बैठे उसे कंपनी के नीति के अनुसार कंपनी से निकाल दिया जाता है।
रितिका ने हैरानी से पूछा, अगर उसके पास काम नहीं था तो महंगी चीजें खरीदना, महंगे होटलों में रहना, कार खरीदना, इन सब के पैसे कहां से आते थे भावना के पास? तभी मिसेस परेरा की घड़ी बजने लगती है। मिसेस परेरा अपनी कुर्सी से उठकर टेबल से अपने आईपैड, कुछ पेपर्स और फाइल्स को समेटते हुए कहने लगती हैं, आई एम सॉरी, मेरी वर्क मीटिंग है, अब मुझे जाना होगा। मुझे जितना पता था उतना आपको बता चुकी हूं। अगर आपको भावना के बारे में और भी कुछ पूछना है तो आप मिस लिली से पूछ सकते हैं, वो भावना की बेस्ट फ्रेंड है। जियान की नजर मिसेस परेरा की टांगों पर टिकी हुई थी, जो लड़खड़ाते हुए कदमों से ऑफिस के बाहर निकल गई। जियान को अंदाजा था कि ऐसा कुछ है जो मिसेस परेरा छिपा रही हैं। कोई तो बड़ा गेम चल रहा है इस मॉडल कंपनी में, जिसकी भनक किसी को भी नहीं है। कोई ऐसा राज जिससे पर्दा उठ गया तो सिर्फ भावना ही नहीं, बल्कि इस चकाचौंध से भरी एजेंसी की लड़कियों की असलियत से भी पर्दा उठ जाएगा। जियान अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि रितिका जियान से पूछती है, क्या लगता है तुम्हें? जियान गहरी सांस लेते हुए कहता है, लगता है कि यहाँ हर एक खूबसूरत चेहरे के पीछे एक काला राज छिपा है। जियान आगे कुछ बोले उससे पहले ही दरवाजा खुल जाता है और एक खूबसूरत लड़की केबिन में आते हुए बड़े ही प्यार से जियान और रितिका की तरफ देखते हुए कहती है, हेलो मैडम। हेलो सर, आई एम लिली। जियान हंसते हुए कहता है, लिली मतलब फूलों की प्रजाति से हो? खुशबू तो बिल्कुल वैसी ही है। रितिका जियान को फिर से घूर कर देखती है और फिर लिली से पूछती है, भावना के बेस्ट फ्रेंड हो? तुम्हें लगता है कि भावना किसी का खून कर सकती है? ये सुनकर लिली थोड़ी सहम जाती है और हिम्मत जुटाते हुए कहती है, भावना के इरादे आसमान छूने के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के और अमीर बनने के थे। मॉडलिंग में शुरुआत में अच्छा काम था, पर भावना हमेशा शॉर्टकट ढूंढती थी और फिर एक दिन उसने ये जॉब छोड़ दी। मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि अब उसे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रितिका अब तक सब समझ चुकी थी। उसने लिली को बाहर भेजा और जियान की तरफ देखते हुए कहा कि ये साफ है, श्रीकांत एक अमीर बिजनेसमैन और भावना एक खूबसूरत लड़की। पैसों के लिए भावना ने श्रीकांत से संबंध बनाए और उसे लूटने लगी, और जब श्रीकांत को इस बात का पता चला तो भावना ने श्रीकांत का मर्डर किया और फरार हो गई। पर जियान को केस इतना सीधा नहीं लग रहा था। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही रितिका का फोन बजने लगा। रितिका ने जैसे ही फोन उठाया तो उसने चौंकते हुए कहा, क्या भावना मिल गई? हम अभी आते हैं चीफ। रितिका ने फौरन फोन काटते हुए जियान से कहा, चलो हमारी खूनी मिल चुकी है। पर जियान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि भावना को इस खूनी रहस्य में फंसाया जा रहा है। खूनी तो कोई और ही है। भावना कहाँ थी और कैसे मिली? क्या सचमुच वो श्रीकांत का खून करके भाग रही थी या कोई और वजह थी? जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।